प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे अनुक्रमण यानी सक्सेशन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में समय के एक निश्चित अवधि में विभिन्न समुदाय में एक नियमित अनुक्रम को पारिस्थितिकी अनुक्रम कहा जाता है। यानी यूँ कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में समय के साथ जो वहाँ पर जो जीवजात है उसमें परिवर्तन होता रहता है। जलवायु जो परिवर्तन होती है, मौसम परिवर्तन होती है, इसके साथ ही वहाँ का जो जीवजात है उसमें भी परिवर्तन आता है। तो दूसरे शब्दों में अगर कहें तो किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित कालांतर में पाए जाने वाले विभिन्न समुदायों के सुव्यवस्थित अनुक्रम को पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहा जाता है। यानी कोई निर्जन क्षेत्र है और वहाँ पर जो है एक क्रमिक विकास द्वारा एक जैव समुदाय अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करता है, ये कहलाता है अनुक्रमण। या दूसरे शब्दों में कहें तो सरल भाषा में कि मान लो किसी निर्जन स्थान पर किसी जीवजात ने या वनस्पति प्रजाति ने जो है अपना आधिपत्य किया है या उनका बाहुल्य है, और एक निश्चित समय के अंतराल के बाद या पारिस्थितिक कारकों की वजह से, पर्यावरण परिवर्तन की वजह से वो जो वनस्पति है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है और वहाँ पर एक अन्य जो वनस्पति जो है उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। और ये विकास क्रमिक होता है, धीरे धीरे वो वनस्पति जो है उस संपूर्ण क्षेत्र पर जो है प्रभावी हो जाती है, वो एक तरह से उस पर आच्छादित हो जाती है। तो ये जो है अनुक्रमण कहलाता है। तो सिंपल भाषा में अपने बात की थी कि किसी क्षेत्र विशेष में समय के एक निश्चित कालांत में विभिन्न समुदाय के नियमित अनुक्रम को पारिस्थितिकी अनुक्रम या अनुक्रमण कहा जाता है। तो वनस्पति के साथ जो जंतु समुदाय हैं उनमें भी इस तरह से जो अनुक्रमण देखा गया है। कोई जीव प्रजाति मान लो वहाँ पर निवास कर रही है, तो उस जीव समुदाय को प्रतिस्थापित करके दूसरा जो जीव समुदाय वहाँ पर जो है रहने लगे और वो प्रभावी हो जाए, तो ये भी अनुक्रमण की श्रेणी में ही आता है। इसे होनेस्टिक सक्सेशन कहा जाता है। तो जंतु समुदाय के अनुक्रमण को प्राणी जाति अनुक्रमण तथा पादप समुदाय के जो अनुक्रम है उसको प्लांट सक्सेशन कहा जाता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के जो मुख्य लक्षण हैं वो इस तरह से हैं। पहला है, अनुक्रमण समुदाय के विकास का व्यवस्थित प्रक्रम होता है। यानी जो सक्सेशन है इसके द्वारा कोई भी कम्युनिटी या समुदाय है उसका व्यवस्थित विकास होता है, जिसमें समय के साथ साथ समुदाय की जाति संरचना एवं क्रियाओं में परिवर्तन होता रहता है। यह है डायरेक्शनल होता है, यानी एक दिशा होता है। दूसरा, अनुक्रमण के फलस्वरूप स्थानीयकृत पारिस्थितिक तंत्र जो है वो भी बन जाता है, और जिसमें प्राणियों के अधिकतम जैव मात्रा को तथा प्राणियों के बीच सहजीवी क्रियाओं को जारी रखा जाता है। तीसरा है, जैविक समुदाय द्वारा भौतिक वातावरण में जो रूपांतरण किए जाते हैं उनके फलस्वरूप अनुक्रमण होता है, इसलिए इसे समुदाय नियंत्रित कहा जा सकता है। चौथा बिंदु है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण पूर्व सूचनीय होता है और समुदाय द्वारा भौतिक वातावरण में परिवर्तनों को निर्धारित करता है। यानी जो अनुक्रमण होता है वो एकाएक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। वनस्पति जो जात है वो शुरुआत में वहाँ पर डेवलप होती है, या जो जंतु जीव है वो निवास शुरू करता है, धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ती है और एक समय ऐसा आता है जो वो प्रजाति जो है वहाँ पर पूरी तरह से प्रभावी हो जाती है। तो अनुक्रमण के प्रकार, अब हम बात करेंगे अनुक्रमण के प्रकार के बारे में। पारिस्थितिक अनुक्रमण जो है सामान्य तौर पर दो प्रकार का होता है। पहला है प्राथमिक अनुक्रमण और दूसरा द्वितीयक या सेकेंडरी सक्सेशन।
प्राथमिक अनुक्रमण वो होता है जो किसी निर्जन क्षेत्र, यानी जहाँ पर पहले से कोई जीव प्रजाति नहीं है, निर्जन क्षेत्र पर प्रारंभ होता है, स्टेराइल एरिया में शुरू होता है, और जहाँ पहले जो रहने की व्यवस्थाएं अनुकूलित होती हैं, यानी कोई बेर एरिया है, नग्न क्षेत्र है, स्टेराइल है, जहाँ पर पहले से कोई जीवजात नहीं है, लेकिन पर्यावरणीय परिस्थितियाँ वहाँ पर अनुकूलित होती हैं। इस कारण से कोई जीव प्रजाति वहाँ पर अपना जो है एक तरह से विकास जो है वो प्रारंभ कर दिया है, ग्रोविंग उसकी शुरू होती है। तो इस तरह का जो अनुक्रमण है उसे प्राथमिक सक्सेशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बिल्कुल निर्जन क्षेत्र है और वहाँ पर कोई जंतु या पादप प्रजाति जो है वो जो आधिपत्य वहाँ पर जमा लेती है, या यूँ कह सकते हैं वहाँ पर कोई प्लांट जैसे झाड़ियाँ या फिर मान लो ट्रीज़ जो हैं वहाँ पर धीरे धीरे डेवलप होते होते, और एक समय ऐसा आता है कि वहाँ पर उस एरिया में पूरी तरह से प्रभावित होती हैं। वहाँ पर निर्जन क्षेत्र में मान लो घास है, घास को रिप्लेस करके झाड़ी को रिप्लेस करके ट्री, इस तरह से। लेकिन प्रारंभिक अनुक्रमण में क्या होता है कि निर्जन क्षेत्र है तो वहाँ पर मान लो घास भी नहीं है, तो वो घास धीरे धीरे वहाँ पर डेवलप होगी और पूरे इस एरिया में घास आच्छादित हो जाएगी। तो ये प्रारंभिक सक्सेशन। जैसे कि नवनिर्मित चट्टान या मिट्टी का टीला, ये बिल्कुल स्टेराइल एरिया होते हैं। यहाँ पर कोई जो है जो प्लांट स्पीसीज या पादप प्रजाति वहाँ पर नहीं होती, लेकिन पर्यावरणीय परिस्थितियाँ अनुकूलित होने के साथ साथ होने पर या समय के साथ साथ पर्यावरणीय परिस्थितियाँ अनुकूल होने पर एक समय के बाद में, एक निश्चित समय के बाद में वहाँ पर जो है कोई प्लांट स्पीसीज जो है उसका विकास शुरू हो जाता है, और ये विकास, क्रमिक विकास जो है धीरे धीरे इतना हो जाता है कि एक समय बाद में उस पूरे एरिया में, उस पूरे नग्न एरिया में, बेर एरिया में वो प्रजाति पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। इसी तरह से दूसरा जो अनुक्रमण का प्रकार है वो है सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीयक अनुक्रमण। जब समुदाय का विकास किसी ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ से पूर्व स्थित समुदाय निष्कासित कर दिया गया हो और जीवन के अनुकूल की सभी आवश्यक परिस्थितियाँ उपलब्ध हो, जैसे कटा हुआ वन प्रदेश या जुते हुए खेत, तो ऐसे अनुक्रमण को सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाता है। द्वितीयक अनुक्रमण अपेक्षाकृत अधिक तेज़ी से विकसित होता है क्योंकि वहाँ पर पहले से ही जो है थोड़े बहुत जीवजात उपस्थित होते हैं। तो सेकेंडरी सक्सेशन क्या हो गया कि पहले से ही मान लो कोई प्रजाति वहाँ पर विद्यमान है और कोई नई प्रजाति मान लो वहाँ पर अपनी है, तो वो पूर्व प्रजाति है वो धीरे धीरे वहाँ से विलुप्त हो जाएगी और नई प्रजाति जो है धीरे धीरे उसका विकास होकर जो है पूर्व प्रजाति को वो पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी, प्रतिस्थापित कर देगी। तो इस तरह का जो सक्सेशन है वो कहलाता है सेकेंडरी सक्सेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मान लो निर्जन क्षेत्र है और वहाँ पर अगर ग्रास जो है उसका विकास होता है तो वो हो गया प्रारंभिक सक्सेशन। लेकिन एक समय बाद में जो ग्रास है वो अगर झाड़ियों द्वारा रिप्लेस हो जाता है तो वो सेकेंडरी, और झाड़ियाँ भी जो है उस समय बाद में ट्रीज से जो है रिप्लेस हो सकती हैं, तो ये सेकेंडरी श्रेणी में ही शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने समझा निर्जन क्षेत्र पर जो जंतु या पादप प्रजाति जो है वो वहाँ पर उसको हैबिटाट बनाती है, आवास बनाती है, और जो विकास है धीरे धीरे जो है कुछ जंतु प्रजातियाँ वहाँ पर डेवलप होती हैं और धीरे धीरे उस पूरे क्षेत्र में वो है उस प्रजाति का आधिपत्य हो जाता है। ये हो गया प्रारंभिक सक्सेशन। और अगर मान लो प्रारंभ से पहले से कोई प्रजाति वहाँ पर है और कोई दूसरी प्रजाति उस प्रजाति को रिप्लेस करती है तो वो हो गया सेकेंडरी सक्सेशन। तो उपयुक्त दोनों प्रकार के अनुक्रमण के अलावा दो और प्रकार के भी जो है अनुक्रमण अध्ययन की सुविधा दृष्टि से देखे गए हैं या उनका उल्लेख किया गया है। यह है स्वपोषी अनुक्रमण और विषमपोषी अनुक्रमण। तो अभी हमने पहले बात की थी कि सामान्य तौर पर जो सक्सेशन है वो मोटे तौर पर दो प्रकार का होता है, प्रारंभिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम जो है कुछ अन्य प्रकार का सक्सेशन जो है वो भी देखते हैं। स्वपोषी सक्सेशन इसकी भी बात की थी, ऑटोट्रोफ सक्सेशन। इस प्रकार का अनुक्रमण प्रकृति में विस्तार से फैला होता है और अकार्बनिक वातावरण में मुख्य रूप से देखा गया है।
इसमें प्रारंभ में ही सजीव जीव जो है उनका प्रभाव बना रहता है। यानी जो ऑटोट्रोफ्स हैं, स्वकोषीय हैं, उनका जो प्रभाव है वो इसमें बना रहता है। यानी ऑटोट्रोफ्स जो है वो उस क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। एक अन्य प्रकार का सक्सेशन है जिसे हम कहेंगे विषमपोषी सक्सेशन या विषमपोषी अनुक्रमण, हेटेरोट्रोफिक सक्सेशन। यह कार्बनिक वातावरण में होता है। उदाहरण के लिए एक छोटी सी नदी जो वाहित मल से अधिक सड़ती हो, यानी जो नदी है और उसमें गंदा जो है मल जो है वो बह रहा हो, इसमें आरंभ से ही विषमांग जीवों का बाहुल्य अधिक रहता है। तो उसमें जो है हेटेरोट्रोफ्स है उनकी संख्या शुरू से ज़्यादा मिलेंगी, बैक्टीरिया वगैरह जो भी है। अब हम बात करेंगे अनुक्रमण के प्रतिरूप, पैटर्न्स ऑफ सक्सेशन। आवास स्थल की प्रकृति यानी जो भी हैबिटेट है उसकी प्रकृति क्या है एवं उपलब्ध नमी के आधार पर पारिस्थितिक अनुक्रमण निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे जीरोशियर, हाइड्रोशियर एंड हेजोशियर, यानी मरुकर्मक, जलरंबी और मध्यकर्मक। सबसे पहले हम बात करेंगे मरुकर्मक यानी जियोशियर के बारे में। नग्न सेल से प्रारंभ होने वाला यह अनुक्रमण मरुकर्मक का अच्छा उदाहरण है। यानी जो बेर रोग है जिसमें पहले से कोई वनस्पति जात नहीं है, तो वहाँ से ये जो है इस प्रकार का जो सक्सेशन है इसका आरंभ होता है। और यह शुष्क परिस्थितियों से होता है, यानी वहाँ पर बिल्कुल एक तरह से बेर रोक है, चट्टान है, वहाँ पर जो है पेड़ पौधे नहीं है बिल्कुल भी, और जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बिल्कुल हॉट एंड ड्राई है, शुष्क है। और वहाँ पर जो है एक कोई जीव जात विशेष तौर से करें वनस्पति जात जो है अगर डेवलप होती है तो वो मरुकर्मक जो है सक्सेशन का अच्छा उदाहरण है। मरुकर्मक सक्सेशन को जो है हम इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्रेस्टोस लाइकेन अवस्था, यानी वहाँ पर सबसे पहले जो है लाइकेन का विकास होएगा। तो क्रेस्टोस लाइकेन अवस्था में प्रकाश की सीधी किरणों से अधिक तत्व व पानी की अत्यधिक कमी के कारण नग्न चट्टानों पर जड़े वालों पौधों का विकास संभव नहीं होता। यह हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जहाँ पर बेर रोक्स हैं, नग्न चट्टानें हैं, तो वहाँ पर प्रकाश की किरणें सीधी पड़ती हैं और इस कारण से वहाँ पर जो है पानी भी वहाँ पर पर्याप्त नहीं होता, ड्राई एरिया होता है। और इस कारण से जो जड़ वाले पौधे हैं वो वहाँ पर डेवलप नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में केवल कुछ सरल रचना वाले पौधों का विकास ही वहाँ पर संभव हो पाता है। और इस प्रकार के अति सफल जो जीव हैं वो क्रेस्टोस लाइकेन जो है वो होते हैं। यानी यहाँ पर सबसे पहले जो मरुकर्मक जो एरिया है वहाँ पर क्रेस्टोस लाइकेन जो है वो विकसित होते हैं। इस प्रकार के अति सफल जीव जो है क्रेस्टोस लाइकेन कहलाते हैं। और ये शुष्कन की जो ड्राई एरिया है कि उच्चतम सीमा को सहने में समर्थ होते हैं। यानी जो क्रेस्टोस लाइकेन है, जो नग्न चट्टान है जहाँ पर टेम्परेचर हाई है, नमी कम है, वहाँ पर जो है ये जो है क्रेस्टोस लाइकेन जो है वो डेवलप होना शुरू होते हैं, या जीवन की जो शुरुआत है क्रेस्टोस लाइकेन से होती है। और अभी जैसे मैंने बताया ये शुष्कन की जो है उच्चतम सीमा को सहने में समर्थ होते हैं। यानी कितनी भी ड्राई हो, तेज़ जो हीट होती है, तेज़ जो गर्मी होती है, उसमें भी ये जो है क्रेस्टोस लाइकेन है वहाँ पर बने रहते हैं। ये अपने आप को विकसित करने में सफल होते हैं। ये वर्षा ऋतु में पानी की मात्रा को सोख कर तेज़ी से फैलते हैं और इस प्रकार लाइकेन खंडों या बीजाणुओं द्वारा इनका जो है विकास आगे से आगे उत्तरोत्तर होता जाता है। ये जो लाइकेन जो है अम्ल स्रावित करते हैं और धीरे धीरे जो सेल्स हैं उनका क्षारण यानी क्षय जो है, डिके जो है वो शुरू हो जाता है। और चट्टानों के अपघटन जो है इससे धीरे धीरे वो जो चट्टानें हैं वो खुरदरी हो जाती हैं और वहाँ पर जो चट्टानों के विघटन से जो अकार्बनिक तत्व हैं वो भी वहाँ पर उपलब्ध होने लगते हैं, सूक्ष्म रूप में जो है उपलब्ध होने लगते हैं, जिससे कि इनकी जो सतह है, जो चट्टानों की सतह है वो खुरदरी हो जाती है। यानी जो अम्ल जो है लाइकेन जो है अम्ल को स्रावित करती है और अम्ल की वजह से जो चट्टानें जो है
बड़ी चट्टानें जो हैं वो उनमें 6 या डिके शुरू हो जाता है और वहाँ पर जो है ये खुरदरी हो जाती हैं और क्रिस्टलोसाइट की सक्रियता जैसे ही थोड़ी सी मृदा अगर वहाँ पर मिल जाती है तो वो तेज़ी से वहाँ पर ग्रो शुरू कर देते हैं, विशेष तौर से वर्षा ऋतु में। तो उस लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, जैसे डर्मेटोकॉर्पेन, इस तरह के जो लाइकेन हैं वहाँ पर शुरुआत में डेवलप हो जाते हैं। जीरोस्फीयर की जो सेकंड अवस्था है वहाँ पर हम देखते हैं कि मोस अवस्था वहाँ पर विकसित होती है। सबसे पहले फोलियज लाइकेन जो है वो वहाँ पर डेवलप होते हैं, उसके बाद में मोस लाइकेन जो है वो मोस स्टेज जो है वो आती है, वो वहाँ पर मोस डेवलप हो जाते हैं। तो मृदा कणों और ह्यूमस की कुछ मात्रा एकत्र होने से उस स्थान का जो वातावरण है मोस की वृद्धि के लिए अनुकूलित हो जाता है। अब स्थान स्थान पर विभिन्न प्रकार के मोस जैसे कि फ्यूनेरिया, स्फेग्नम, पॉलीट्राइकम, इस तरह के जो मोस हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इस द्वितीय समुदाय के साथ विभिन्न प्रकार के जो माइट्स हैं, मकड़ी हैं, इस तरह के जो जीव हैं वो भी वहाँ पर सहवास करने लगते हैं, रहने लगते हैं। मोसों के साथ डोफिल या फ्रक्टोज लाइकेन भी है, वहाँ भी ये जो हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं, उग जाते हैं और दोनों मिलकर एक तरह से पर्पल लाइकेनों को जो है शामिल करते हैं और जो जीवन संघर्ष में मिली हार को कर जो है विलुप्त हो जाते हैं। इस तरह से जो है एक नई अवस्था जो है वहाँ पर डेवलप हो जाती है। तो सबसे पहले जो है लाइकेन होते हैं, फिर उसके बाद में मोस आ जाते हैं और अब जो है उसके बाद में एक नई अवस्था वहाँ पर डेवलप हो जाती है जीरोस्फीयर एरिया में, साक्य अवस्था। मोस के जो पौधे हैं वो दूर दूर तक जो चट्टानों पर चादर के रूप में फैलने से अधिक जो ह्यूमस और मृदा जो है उसका निर्माण हो जाता है। ह्यूमस जो है क्योंकि वहाँ पर जो एसिड जो है वो डेवलप हो जाता है और एसिड से जो है चट्टानें कट जाती हैं और जो है लाइकेन और लाइकेन के साथ ही फिर लाइकेन के बाद में ह्यूमस वो मोस आ जाता है। मोस की वजह से जो वहाँ पर एक पूरा एरिया मोस से आच्छादित हो जाता है और जो है दूर दूर तक जो है चादर के रूप में जो है ये जो मोस है वो फैल जाता है। मोस के पौधों द्वारा स्रावित अम्लों के द्वारा जो चट्टानों का जो है विघटन और भी ज़्यादा हो जाता है और जिससे जो है मृदा की गहराई और जो खनिज जो लवण है वो भी वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार की मृदा शाकीय पौधों के लिए सर्वाधिक अनुकूलित होती है। सबसे पहले जो है एक वर्षीय जो घास है वो वहाँ पर डेवलप होती है और एक वर्षीय घास के बाद में इस तरह की घास डेवलप होती है जो द्विवर्षीय हो, यानी उसकी जीवन काल जो है 2 साल तक हो और इसके बाद में जो एक तरह से वर्षानुवर्षीय या इस तरह से कहते हैं बहुवर्षीय जो घास हैं वो डेवलप होती जाती हैं। तो इन घासों की जड़ों की सक्रियता के कारण जो चट्टानों का विघटन निरंतर जारी रहता है और घास जो घास है इसकी जड़ों की सक्रियता के कारण जो है चट्टानों का विघटन शुरू हो जाता है और इनके बढ़ने से जो भूमि है उसमें वहाँ पर जो है ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ जाती है। चौथी अवस्था जो आती है वो आती है सर्व स्टेज, यानी जो शाकीय अवस्था है उसके बाद में वहाँ पर जो सर्व है वो विकसित होते हैं। तो शाकीय पौधों के फलस्वरूप वातावरण में और अधिक रूपांतरण होता है, बदलाव होता है, जिसके फलस्वरूप परिस्थितियाँ जो है सर्व या जो बहुवर्षीय काष्ठीय पादप हैं उनके अनुकूलित हो जाती है और वहाँ पर जो है बहुत से सर्व जैसे प्रोसेसिव है, कैप्रिस है, जिजीफस है, इस तरह की जो वनस्पति है वो वहाँ पर डेवलप हो जाती हैं। तो सर्प और झाड़ीनुमा पौधों के आगमन के साथ ही अब वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो भी वास करने लगते हैं, वो भी रहने लगते हैं और इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं वो काफ़ी मात्रा में वनस्पति के साथ जो है मिलकर वातावरण को जो है चेंज करने में मदद करते हैं। अगली अवस्था आती है क्लाइमेक्स स्टेज या चरम अवस्था। जो सर्प क्षेत्र हैं या जो क्षेत्र पौधे के स्थापित होने यानी सर्प के स्थापित होने के साथ और अधिक मृदा का निर्माण हो जाता है और वातावरण में नमी भी बढ़ जाती है। इस प्रकार की परिस्थितियाँ काष्ठीय वृक्षों के लिए अधिक अनुकूलित होती है और शुरू में वृक्ष जो डेवलप होते हैं ट्रीज वहाँ पर वो छोटे आकार के होते हैं और दूर दूर तक क्षेत्रीय होते हैं
लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है, एक टाइम ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जो है जिसे हम क्लाइमेक्स कह सकते हैं, जिसमें पूरे क्षेत्र में जो है ये जो फॉरेस्ट है ये या सर्प जो है वो डेवलप हो जाते हैं। ये जो अवस्था है वो क्लाइमेक्स स्टेज कहलाती है। जो क्लाइमेक्स स्टेज है इसमें पूरे क्षेत्र में जो है ये सर्प जो है आच्छादित हो जाते हैं। ये पारिस्थितिक अनुक्रम श्रृंखलाओं की अंतिम कड़ी को एक तरह से प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से जो जीरो सी एरिया है उसमें जो क्लाइमेक्स स्टेज जो है लास्ट में सर्प के रूप में देखी जाती है। अब हम बात करेंगे जलकर्मक यानी हाइड्रोशियर। जलकर्मक का आरंभ किसी तालाब या झील में हो सकता है। यहाँ पर जल मध्य में गहरा होता है और किनारों की ओर जो है थोड़ा सा उथला होता है, वहाँ पर जल की गहराई कम होती है। इस प्रकार के अनुक्रम को एक नए तालाब द्वारा जो है प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें जलकर्मक की विभिन्न जो है परिस्थितियाँ निम्न प्रकार से होती हैं। जैसे हाइड्रोशियर्स या निम्नावस्था। तो निमग्नावस्था जो है इसके प्रारंभ में तालाब में, यानी इस अवस्था में प्रारंभ में तालाब के पानी में पोषक तत्व अल्प मात्रा में होते हैं और यह है जीवन विहीन होता है। यहाँ पर यानी यहाँ पर कोई जीव नहीं होते, पोषक तत्व नहीं होते तो जीव भी नहीं होते। इस प्रकार के आवास में सबसे पहले जो प्लवक हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन हैं, वो डेवलप होते हैं और ये एक तरह से पायनियर जातियों के रूप में जो है इनको निरूपित करते हैं। पादप प्लवक पानी की सतह पर तैरते हुए वृद्धि करके तेज़ी से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और इसके साथ ही पानी की सतह पर बहुत से जो है जू प्लैंक्टन भी डेवलप हो जाते हैं। तो पहले प्लांट प्लैंक्टन डेवलप हुए और उसके बाद ही प्लांट प्लैंक्टन जब डेवलप हो गए तो उसके साथ ही वहाँ पर जो जू प्लैंक्टन है वो भी विकसित हो गई। तो पानी में कार्बनिक पदार्थ और खनिजों की वृद्धि के साथ ही वहाँ पर जो है कुछ जड़ों वाले जो पादप हैं, है ना, जो जल में हैं लेकिन उनमें रूट्स भी हैं, वो भी डेवलप हो जाते हैं। जैसे सेरेटोफिलम, वेलिस्नेरिया, ओटिक्लेरिया, इस तरह के जो प्लांट हैं वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद में दूसरी अवस्था आती है प्लावी अवस्था या फ्लोटिंग स्टेज। जब तालाब में पानी जब तालाब में पानी के कम गहरा होने से, यानी जो पौंड है, वाटर बॉडी है, वहाँ पर पानी कम गहरा, कहाँ पर बीच से बताया ज़्यादा गहरा होगा और साइडों से किनारों से ये कम गहरा होगा। कम गहरा होने से निगम पौधे अधिक गहरे जल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। यानी जो किनारे की ओर जो प्लांट्स हैं वो जहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा है ना, वहाँ पर ये चले जाते हैं, क्योंकि इसकी खासियत होती है कि ये पानी के अंदर रहते हैं, पानी में डूबने से ही है। तो पानी जहाँ कम होगा वहाँ से ये प्रतिस्थापित हो जाते हैं, एक तरह से बीच की ओर चले जाते हैं और उसके स्थान पर अब जो है प्लावी पादप जो है वो उगने लगती हैं। प्लावी का मतलब फ्लोटिंग, तैरने वाले, विशेषतः जहाँ से पानी 5 से 10 फुट गहरा रह जाता है। तो इस प्रकार के पादप जैसे ट्रापा, नीलम्बिया, ये जो है वहाँ पर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इनकी जड़ें जो है कीचड़ में धंस जाती हैं और पत्तियाँ जो है पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। इसका हम अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लेमना, एजोला, वुल्फिया, ये जो है तैरने वाले जो पादप हैं वो वहाँ पर विकसित हो जाते हैं और पानी की सतह पर पूरी तरह से फैल जाते हैं। अगली अवस्था है जड़ अनुरूप अवस्था या रीड स्वैम्प स्टेज। जब पानी की गहराई केवल 2 से 3 फुट या मान लो बहुत से क्षेत्रों में 1 फुट से भी कम रह जाती है, यानी उस पौंड में अगर पानी बहुत ही कम मात्रा में रह जाता है, ऐसी परिस्थिति में कच्छ पादप उगते हैं। यानी कच्छ का मतलब जो कीचड़ में एक तरह से अपने आप को अपनी जड़ स्थापित करके और ऊपर की ओर जो है उनकी पानी की सतह पर जो है पत्तियाँ दिखाई देती हैं। इस तरह के पादप जो है वहाँ पर उगते हैं। ये पौधे तल में जड़ों के ऊपर उठे होते हैं, ये पौधे तल में जड़ों के
द्वारा जमे रहते हैं, यानी जो कीचड़ होते हैं वहाँ पर जो है जड़ों द्वारा अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, और इनके कुछ भाग जो है पानी में डूबे रहते हैं, परंतु कुछ भाग पानी के ऊपर भी उठे होते हैं। यानी ये इस तरह के पौधे वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, जो जिनकी जड़ें जो है वहाँ पर जो कीचड़ है उसमें धंसी होती हैं, कुछ भाग जो है पत्तियाँ वगैरह पानी के अंदर और कुछ जो है पानी के बाहर की ओर भी निकला रहता है। जैसे कि टाइफा, सेजिटेरिया, तो इस तरह के जो पादप हैं ये जो है रीड स्वाम्प स्टेज में जो है डेवलप होते हैं। पादप में वनस्पति के जो उपद्वीप बन जाते हैं और जो धीरे धीरे वृद्धि करके तट पर उगने वाली वनस्पति के संपर्क में आ जाते हैं। उपद्वीप का मतलब ये है कि ये इस तरह से छोटे छोटे उस तालाब में जो है एक तरह से समूह बन जाते हैं प्लांट्स के, और एक तरह से इनको टापू के रूप में देख सकते हैं या कह सकते हैं कि और फिर धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आती है कि जो पूरा जो किनारा है वो इन प्लांट से आच्छादित हो जाता है। अगली अवस्था है कच्छ स्वादल अवस्था या मार्श मीडियो स्टेज। जैसे जैसे तालाब का जल जो है दलदली भूमि में बदल जाता है, यानी पानी और भी कम हो जाता है, वहाँ पर मात्र कीचड़ रह जाता है, दलदल भूमि जो है वो दिखाई देती है, तो जो जलीय पादप जिनकी जड़ें दलदल में धंसी होती, तो जलीय पौधे दलदल में उगने वाले पौधों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, वहाँ पर ये जो है रिप्लेस हो जाते हैं। और अधिक वाष्पीकरण के फलस्वरूप कच्छ स्वादल यानी मार्श मीडियो जो है दलदली पौधों के उपयुक्त जो है वो नहीं रहता, और इनके स्थान पर जो है धीरे धीरे साग और ये जो सर्प है वो विकसित होते जाते हैं। इस तरह से जो है जो वनस्पति जो है वो प्रतिस्थापित हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो है वुडलैंड स्टेज एक अगली अवस्था आती है। तो आर्द्र जलवायु में इस अनुक्रमण का जो अगला चरण आता है वो जो है वो क्या कहलाता है, वुडलैंड चरण, यानी जो वहाँ पर जो मार्शी मीडियो जो प्लांटेशन था वो उसके सर्प द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, और सर्प के जो है बाद में वुडलैंड स्टेज द्वारा जो है प्रतिस्थापित हो जाता है। और ये कब होता है, जब जलवायु जो है वहाँ पर आर्द्र होती है, क्योंकि कीचड़ तो होता ही है, नमी तो होती है वहाँ पर। तो आर्द्र जलवायु में इस अनुक्रमण का जो अगला चरण है वो जो सर्प या जो ट्री है उनके डेवलप होने के रूप में होता है। अनुक्रम के आगे की ओर जो है प्रकट होने के साथ ही भूमि और अधिक शुष्क हो जाती है, और रासायनिक परिवर्तनों के जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिससे जो है मृदा भी वह उस एरिया में काफ़ी डेवलप हो जाती है, पानी भी होता है पहले से ही, और धीरे धीरे जो है छोटे वृक्ष जो है सब जो है पूरे एरिया में आच्छादित हो जाते हैं, और उसके बाद में अंत में जो है वो ट्रीज जो है उसका स्थान ले लेते हैं, और एक तरह से नई जो है वनस्पति वहाँ पर या फॉरेस्ट जो है डेवलप हो जाता है। अब नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो क्लाइमेक्स फॉरेस्ट यानी चरम वन। जैसे जैसे ह्यूमस का संचयन हो जाता है, ह्यूमस जो है बढ़ती जाती है ना, जो सर्प वगैरह हैं इनके पेड़ पत्ते टहनियाँ ये जो है भूमि में सोइल में गिरते जाते हैं वो, और साथ ही वो अपघटन भी होता रहता है चट्टानों का, तो यहाँ पर ह्यूमस युक्त जो मृदा है वो विकसित होती जाती है, और जैसे जैसे ह्यूमस का संचयन होता जाता है वहाँ पर जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव भी जो है बढ़ते जाते हैं, और इससे जो है वो जो भूमि है उसको और भी अधिक उर्वरा एक तरह से उपजाऊ बना देते हैं, और नए वृक्ष वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। अब अगली जो अवस्था है उसकी बात करेंगे हम, मीजोस्फीयर यानी मध्यकर्मक। यह मरुकर्मक तथा जलकर्मक के बीच की अवस्था होती है। मरुकर्मक की बात की थी हमने, ये कहाँ से प्रारंभ होता है, नग्न चट्टानों से, और जलकर्मक तालाब से, लेकिन तालाब में भी कोई जीवजात नहीं है, पोषक तत्व बहुत कम या न के बराबर, तो यहाँ से जीवन प्रारंभ होता है। इन दोनों के बीच की जो अवस्था है वो है मध्यकर्मक या मीजोस्फीयर। इसमें पर्याप्त मात्रा में नमी होती है, यानी ये जो मीजोस्फीयर अवस्था है इसमें पर्याप्त मात्रा में नमी होती है, और
इसकी जो अनुक्रम श्रृंखला है वो छोटी होती है तुलनात्मक रूप से। इसमें जल संबंधी जो परिस्थितियाँ अधिक अनुकूलित होती हैं, क्योंकि मरुकर्मक व जलकर्मक दोनों में ही पानी की उपस्थिति या अनुपस्थिति संबंधित जो है प्रारंभिक समस्या का इसमें पूर्णतया अभाव होता है। कुछ और भी जो अनुक्रम जो है सक्सेशन है वो प्रकृति में देखे गए हैं, जैसे अनावर्त सेल सतह पर अनुक्रमण, सक्सेशन ऑन बेयर रॉक सरफेस। अनावर्त सेल पर प्रारंभिक अनावर्त यानी जिसमें पहले से कोई प्लांटेशन नहीं है, अनावर्त सेल सतह पर प्रारंभिक अनुक्रमण संपन्न होता है और इसमें सबसे पहले लाइकेन डेवलप होते हैं और इसमें जो प्राणी जगत में भी कुछ जो है जैसे माइट्स हैं, आंट्स हैं, स्पाइडर्स हैं, ये भी वहाँ पर धीरे धीरे डेवलप होती जाती हैं और इसके बाद में जो है मोस पादप हैं वो भी वहाँ पर विकसित हो जाते हैं। इनमें विभिन्न जो कर्म अवस्था सीरियल जो स्टेज है वो एक वलय के रूप में वहाँ पर स्थापित हो जाती है, एक के बाद एक, दूसरी, तीसरी, इस तरह से डेवलप होती जाती हैं। आगे है पुरातन क्षेत्र अनुक्रमण यानी ओल्ड फील्ड सक्सेशन। ये एक तरह से सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जाम्पल है क्योंकि पहले से वहाँ पर जो है प्रजाति है वो क्लाइमेट स्टेज जो है ले चुकी होती है। तो पुरातन क्षेत्र अनुक्रमण जो है ये सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जाम्पल है और इस प्रकार के प्रकरण में या इस प्रकार की अवस्था में घास या कुछ लंबे जो प्लांट्स हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं। पुरातन क्षेत्र अनुकरण की प्रारंभिक अवस्था में कुछ स्तनधारी जैसे छछूंदर है, कोल्स है, मूसक है यानी चूहे, पक्षी, सर्प वगैरह ये वहाँ पर देखे जाते हैं। बहुत से इनवर्टेब्रेट्स भी जैसे नेमेटोड्स हैं, टिड्डे हैं, चींटियाँ हैं, ये भी वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा घोंगे हैं और दीमक है, कनखजूरा है, मेलीपीड्स हैं, ये भी जो है वहाँ पर जो कचरा है, लकड़ियाँ हैं छोटी छोटी, उनके आसपास है, उसके अंदर जो है दसी होती हैं, पाए जाते हैं। इसी तरह से समुद्री सक्सेशन यानी मैराइन सक्सेशन। समुद्री क्षेत्रों में अनुक्रमण का ज्ञान जो है या नॉलेज जो है बहुत कम होता है, क्योंकि ऐसे वातावरण के अध्ययन में थोड़ी सी कठिनाई आती है और जो शोध करता है वो एक तरह से बहुत से जो तूफान है समुद्र में, जो ज्वार भाटे हैं या लहरें जो हैं उनका सामना उनको करना पड़ता है। इस तरह से बहुत सी विपरीत परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ता है। तो ये जो अनुक्रमण है ये भी कई तरह के होते हैं, जैसे सब सतह जीवाणु डाइटम्स, शैवाल और हाइड्राइट्स। तो जहाँ पर सतह साफ है वहाँ पर इस तरह के जीवजात देखे गए हैं। कुछ जगह जो है द्विकपाटीय मोलस्कन यानी बाइवाल्वीय मोलस्कन, ब्रायोजोन्स और सर्वलिड्स जो है ये भी देखे गए हैं। इन लवण जलीय समुदाय के क्रम में लिया गया जो समय है वो बहुत ही कम होता है एक तरह से। अब हम बात करेंगे अलवण जलीय अनुक्रमण, यानी अभी किसकी बात कर रही थी, मैराइन की, यानी लवणीय जल में। तो लवणीय जल में जो है जीवजात तो मिलते हैं, लेकिन प्लांटेशन जो है सरफेस पे कम होता है, गहराई पे ज़रूर जो है महासागरों में अपन देखते हैं कि वहाँ पर एक तरह से बहुत से फौना और फ्लोरा भी हैं वो पाए जाते हैं। तो अलवणीय जल अनुक्रमण फ्रेश वाटर सक्सेशन। अलवणीय जलीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अनुक्रमण जलीय क्षेत्रों के विस्तार तथा जल की गति की जो रेट है उस पर निर्भर करता है कि जल जो है उसका बहाव स्लो है या फास्ट है। स्थिर जलीय क्षेत्र जैसे झील, तालाब आदि जहाँ पर जल की गति नहीं होती, यानी जल जो है मूवमेंट नहीं करता, बहुत कम करता है, वहाँ पर जो है तो सेटिंग प्रोसेस या जो अनुक्रमण की जो रेट है वो थोड़ा सा एक तरह से जो है तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जंतु अनुक्रमण विभिन्न प्रकार की पूर्वगामी मछलियाँ, कुछ जो है एम्फीबियंस हैं, बर्ड्स हैं, स्तनधारियों आदि से यहाँ पर प्रारंभ होता है। लघु अनुक्रमण
यानी माइक्रो सक्सेशन। लघु आवास यानी माइक्रो हैबिटेट में पाए जाने वाले या दिखाई देने वाले लघु समुदाय, माइक्रो कम्युनिटीज़ के क्रम को लघु अनुक्रमण कहा जाता है। लघु का तात्पर्य है यहाँ पाए जाने वाले प्राणियों के आकार से है, यानी ये छोटे आकार के होते हैं, लघु का मतलब छोटा, न कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन साइज छोटी नहीं है, वहाँ जो स्पीसीज जो जंतु प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो छोटे आकार के होते हैं, न कि ऐसा नहीं कि स्पीसीज कम या ज़्यादा, ऐसा नहीं है। जैसे वुडरुफ में देखा कि यदि सूखी घास युक्त उबले जल के माध्यम से तालाब का जल, जिसमें कि प्रोटोजोन का मिश्रण होता है, मिला दिया जाए तो प्रोटोजोन्स जो है वो लघु अनुक्रमण जो है वहाँ पर संपन्न होता है, जिसमें पैरामेशियम, अमीबा, वोटिसेला इनकी जो है समष्टि जो है देखने को मिलती है, उस समष्टि देखने को मिलती है या उस समष्टि को ये प्राप्त करते हैं। अतः प्रकृति के अनुक्रमण का, प्रकृति में जो है अनुक्रमण एक नियमित रूप से होने वाली प्रक्रिया है, सतत रूप से चलती रहती है और ये जब तक चलती रहती है जब तक कि वो समुदाय है चरमावस्था में या चरमावस्था को प्राप्त नहीं कर लेता। चरमावस्था प्राप्त होते ही वहाँ पर पुनः जो है उसका पतन या डिके जो है प्रारंभ हो जाता है और एक समय पश्चात जो है पुनः वापस जो है वहाँ पर एक सक्सेशन जो है पुनः शुरू हो जाता है। तो अनुक्रमण की जो रेट है वो बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। वहाँ पर जलवायु कैसी है, आर्द्रता कैसी है, मृदा के जो कारक हैं वो कैसे हैं, इन सब पर जो है सक्सेशन की रेट जो है निर्भर करती है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल जो है डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं कि जो नग्न चट्टान है वहाँ पर किस तरह से अनुक्रमण जो है शुरू होता है। वहाँ पर जो है पहले लाइकेन आती हैं, फिर जैसे चट्टान ही है कुछ नहीं है वहाँ पर, उसके बाद लाइकेन डेवलप होती हैं, फिर जो है मोस डेवलप होते हैं, सर्प होते हैं, फिर ट्रीज़ है। इस तरह से एक जो है समुदाय चरमावस्था को प्रारंभ करता है। थैंक यू।